हेलो एवरीवन, नमस्कार, प्रणाम सभी को। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 ज्योग्राफी का चैप्टर 4 प्राथमिक क्रियाएं। तो हम लोग इस चैप्टर को पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ने वाले हैं दोस्तों। और मैं आपको शुरू में ही बता दूं कि जितने भी मैं चैप्टर्स आपको पढ़ा रहा हूं इन सभी के लिए मैंने आपको एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है, जिसमें चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 तक मतलब पूरा चीज अभी तक अपलोड हो चुका है। और अभी हम लोग चैप्टर 4, और आपको बता दूं कि एनसीईआरटी में पहले मतलब ये 2023-24 का जो सेशन है इसमें एनसीईआरटी में बदलाव किया गया है और चैप्टर 4 में आपका प्राथमिक क्रिया आ गया है। पहले चैप्टर 4 में आपका क्या था, मानव विकास, चैप्टर 3 को हटा दिया गया है एनसीईआरटी से। तो इसीलिए मैं नए पैटर्न पे आपको पढ़ा रहा हूं। तो चैप्टर 4 आपका प्राथमिक क्रियाएं बनेगा। ध्यान दीजिएगा, प्राइमरी एक्टिविटीज। जैसा कि साथियों नाम से ही आपको ये पता चल रहा है, प्राथमिक का मतलब क्या होता है। प्राथमिक का मतलब पहला। हम लोग जब पहले क्लास में पढ़ते हैं तो कहते हैं ना प्राथमिक यानी पहला, ठीक है। तो यानी कि जब मानव सभ्यता का एक्टिविटी मतलब होता है क्रियाकलाप, तो जनरली क्रियाकलाप से ही संबंधित है, ठीक है। तो मानव सभ्यता का जब जन्म हुआ, तो जब मानव सभ्यता का जब जन्म हुआ, मानव का जब विकास हुआ, तो मानव ने कौन से कार्य को पहले किया और जिन कार्यों को मनुष्य ने सबसे पहले किया उसी को रखा गया प्राथमिक क्रियाएं के अंतर्गत। क्लियर। तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे मत्स्य के बारे में, वानिकी के बारे में, भोजन संग्रह, खनन, कृषि, और जैसा आप यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के तौर पे। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये जो प्राथमिक क्रिया जो हुआ इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि देखिए आर्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती है, ध्यान दीजिएगा, ये जो प्राथमिक क्रिया है वो आर्थिक क्रिया का ही एक क्या है तो भाग है। तो आर्थिक क्रियाएं वे क्रिया होती है, मानव के वे क्रियाकलाप होते हैं जिनसे आय प्राप्त होती है। आय कहने का मतलब होता है इनकम, यानी कि पैसा, रेवेन्यू हमें प्राप्त होता है, आय प्राप्त होती है, उन्हें आर्थिक क्रिया कहा जाता है। और आर्थिक क्रियाओं को मुख्यतः 5 वर्गों में विभाजित किया जाता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, पहले जो था आर्थिक क्रियाओं की संख्या कम थी। कितने आर्थिक क्रिया, 3 आर्थिक क्रिया। लेकिन जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास होते गया आर्थिक क्रियाओं की संख्या बढ़ते जा रही है और अभी वर्तमान में हमारे पास 5 आर्थिक क्रियाएं हो चुकी हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, कौन कौन, तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ और पंचम। मतलब नाम से ही विदित आपको हो रहा है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ और पंचम। तो याद रखिएगा प्राथमिक क्रियाकलाप ये आपका हो गया। यहाँ पर मैंने थोड़े से आपको एक डायग्राम से दिखाने का प्रयास किया है कि आर्थिक क्रियाओं के कौन कौन से पार्ट, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक और पंचम। और जनरली हम लोग को इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ना है, आपने देखा है यहाँ पर ना, हमारा चैप्टर क्या है, प्राथमिक क्रियाएं। तो प्राथमिक क्रिया में कौन कौन सी क्रियाएं आती है, तो संग्रहण हो गया, आखेटन मतलब शिकार करना, मत्स्य हो गया, कृषि, वानिकी, खनन, पशुचारण। तो इन सभी चीजों के बारे में बड़ा सिंपल सा चैप्टर है। बस इतने ही टॉपिक पे हम लोग को क्या करना है, डिस्कस करना है। और इतना टॉपिक आप समझ लेते हैं तो ये चैप्टर आपका बहुत अच्छे तरीके से क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले जो हमारा मुख्य हेडिंग है प्राथमिक क्रियाएं, इसके बारे में समझ लेते हैं। क्योंकि अभी तक आपने क्लास 9th, क्लास 10th सब में आपने केवल इसके एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन क्लास 12th में आपको इसको पूरे अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो देखिए ये जो प्राथमिक क्रियाएं हैं दोस्तों, जैसे अगर आपको लगता है जैसे अभी के टाइम में हम लोग कैसे एक जगह स्थित आवास बना के रह रहे हैं, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है, आपने पढ़ा भी होगा पहले के टाइम में ऐसा नहीं था। लोग क्या थे, एक जगह से दूसरे जगह रहते थे, मतलब भोजन की तलाश में। क्योंकि पहले के टाइम में इतना, जैसे अभी के टाइम में हमारे पास भोजन वगैरह है खाने के लिए, हम लोग उपजा लेते हैं, एक जगह स्थित आवास बना के रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। लोगों को किस चीज पे डिपेंड होना पड़ता था, कंदमूल, फल पे, और शिकार करके अपना जीवन क्या करते थे, व्यतीत करते थे। तो आइए हम लोग इसी के बारे में, इसमें हम लोग मत्स्य पालन के बारे में, वानिकी के बारे में, भोजन संग्रह, खनन, कृषि, यानी कि प्राथमिक कहने का मतलब हुआ कि जब मानव सभ्यता का आविर्भाव हुआ, जब मानव सभ्यता उत्पन्न हुई, जब मानव का विकास हुआ, तो मानव ने वे ऐसे क्रियाकलाप, वैसे काम जो मनुष्य ने सबसे पहले किया, वो कौन कौन से काम हैं आपको पता है। सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया गया था, फिर घोड़े को मतलब सवारी के लिए बनाया गया। तो ये सारी बातें हैं। तो आइए क्या उन्होंने क्या कार्य किए इसके बारे में हम लोग प्राइमरी एक्टिविटीज में पढ़ने वाले हैं। तो ये तो मैंने आपको बता दिया। यहां पर बात आती है प्राथमिक क्रियाएं की। तो देखिए हेडिंग हमारा है प्राथमिक क्रिया, समझ लीजिएगा। कहता क्या है मेरे भाई, कहने का कहानी है कि प्राथमिक क्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर है। इसका जनरल सा डिफिनीशन है, प्राथमिक क्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से किस पे निर्भर है, पर्यावरण पे निर्भर है। क्योंकि ये पृथ्वी के संसाधनों जैसे, पृथ्वी के संसाधन जो भी है, भूमि, जल, वनस्पति, भवन निर्माण,
सामग्री एवं खनिजों के उपयोग के विषय में बतलाती है। इसके अंतर्गत आखेट, भोजन संग्रह, पशु चारण, मछली पकड़ना, वनों से लकड़ी काटना, कृषि एवं खनन कार्य सम्मिलित किए जाते हैं। यहाँ पर आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे फिगर में फार्मिंग हो गया। सबसे पहले मनुष्य ने क्या किया, मनुष्य के वे क्रियाकलाप जो जनरली प्रकृति से, मतलब सबसे छोटे क्रियाकलाप आप कह सकते हैं कि प्राथमिक क्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर होते थे, क्योंकि ये पृथ्वी के संसाधन जैसे जल हो गए, इन सभी का उपयोग करके ये कार्य किए जाते थे। कोई इसमें टेक्नोलॉजी उस समय था नहीं, तो ये बात समझ में आया। इसके अंतर्गत क्या आता है, आखेटन। आखेटन का मतलब होता है शिकार करना, याद रखिएगा। आखेटन का मतलब क्या होता है, शिकार करना। भोजन संग्रहण करना, यानी कि भोजन को इकट्ठा करना। जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ तो लोगों को लगने लगा कि नहीं, अब तो मतलब क्या होता था, जैसे भोजन पेड़ पर, एक कंदमूल फल पे लोग डिपेंड रहते थे, तो पेड़ का फल खत्म हो गया तो फिर दूसरे जगह पलायन कर जाते थे उसकी मतलब उसकी खोज में, भोजन की तलाश में। फिर क्या हुआ कि ऐसा उनको लगा कि नहीं, हम लोग क्या कर सकते हैं, भोजन उपजा भी सकते हैं। मतलब देखे उन लोग देखे मतलब क्या देखे कि पेड़ था तो पेड़ के नीचे बीज गिरता था पेड़ का, तो धीरे धीरे उसमें जब बरसात होती थी उसके बाद उसमें फिर एक नया वृक्ष बन जाता था। तो ऐसे ऐसे उनके दिमाग में ये सारी बातें आई। तो कहता है भोजन संग्रह, पशु चारण, मछली पकड़ना, वनों से लकड़ी काटना, कृषि एवं खनन कार्य इसमें सम्मिलित किए जाते थे। फार्मिंग आपका हो गया, ये सब प्राइमरी एक्टिविटीज है। फॉरेस्ट्री हो गया, माइनिंग हो गया, फिशिंग हो गया, तो ये सब आपके प्राथमिक क्रियाकलाप है। जो लोग ठंडे प्रदेश में रहते थे, जो लोग शुष्क प्रदेश में रहते थे, तो उनके यहाँ क्या था, उनके यहाँ वो फलों पे ही उनको डिपेंड रहना पड़ता था। जो सागर के किनारे, समुद्र के किनारे रहते थे, वो किस पे, तो मछली पे डिपेंड रहते थे, मछली पकड़ पकड़ के उसको खाते थे। ठीक है, तो ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए। समझिएगा, सबसे पहला जो मनुष्य द्वारा किया गया जो क्रियाकलाप था प्राथमिक के अंतर्गत आता है, वो आखेट एवं भोजन संग्रह। मनुष्य ने क्या किया, सबसे पहले आखेट मतलब शिकार करना शुरू किया। हालांकि अब के टाइम में शिकार करना बहुत सारे देशों में रोक लग गया है, अब शिकार आप नहीं कर सकते। अगर आपने किसी जानवर की हत्या करी ना तो उसके लिए आपको सजा भुगतना होगा। तो आखेट एवं धार्मिक आखेट एवं भोजन संग्रह का क्या हो गया था, तो यहां पर सबसे पहले हुआ। मानव सभ्यता के आरंभिक युग में आदिम कालीन मानव अपने जीवन निर्वाह के लिए अपने समीप के वातावरण पर निर्भर रहता था। उसका जीवन निर्वाह दो कार्यों द्वारा आता था। कौन, तो पशुओं का आखेट करके, यानी कि जो पशु होते थे उसको क्या करते थे, वो लोग मार देते थे, मारकर उसका शिकार करके उसको खाते थे। अपने समीप के जंगलों से खाने योग्य जंगली पौधे एवं कंदमूल फल आदि को एकत्रित करके, यानी देखिए कि यहाँ पर दिखाई आपको दे रहा, फिगर में आप देख रहे हैं, ये जो है ये क्या कर रहे हैं, ये शिकार करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और ये जो है ये फल को मतलब क्या कर रहे हैं, कंदमूल फल को तोड़कर खा रहे हैं, है ना। लेकिन देखिए आज के टाइम में शिकार को रोक दिया गया। क्यों रोक दिया गया, क्योंकि अभी के टाइम में हमारे पास ऐसे ऐसे हथियार हो चुके हैं कि जिससे कि बहुत मतलब अगर शिकार करना अगर शुरू कर दिया जाए तो पता चलेगा कि कुछ ही दिनों में सारे जानवरों को लोगों ने समाप्त कर दिया। और पहले के टाइम में ऐसे ऐसे औजारें नहीं थी, वो लोग शिकार भी करते थे बेचारे तीर कमान से। अब तीर कमान से कितना मार पाएंगे भाई, तो ऐसा था। और जीविका के कुछ साधन भी नहीं थे, मतलब कुछ पता भी नहीं था कि क्या खाकर जीवन व्यतीत करना है। तो सबसे पहला जो कार्य हुआ, सबसे पहला जो मनुष्य ने अपने जीवन यापन करने के लिए कार्य किया, आखेट एवं भोजन संग्रह। याद रखिएगा, शिकार करना शुरू किया और भोजन का संग्रहण करना शुरू किया। भोजन संग्रहण में क्या आते थे आपके, जनरली एक कंदमूल फल जो खाने योग्य जंगल से मिल जाए उसी को कहा गया खाने योग्य जो होगा। अति शीत एवं अत्यधिक गर्म प्रदेशों में रहने वाले लोग आखेट द्वारा मतलब शिकार करके जीवन यापन करते थे। और जो लोग समुद्र किनारे रहते थे वो लोग किस तरह से, तो अपना जीवन यापन करते थे मछली उछली पकड़कर खा पीकर। ठीक है, तो ये जनरल सा बात समझिए। प्राथमिक क्रियाकलाप मतलब प्रथम क्रियाकलाप। डिफिनीशन मैंने आपको देखिए यहाँ पे समझाया है, इसके डिफिनीशन को समझ लीजिएगा, पूछता है एग्जाम में। प्राथमिक क्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर है, क्योंकि ये पृथ्वी के संसाधनों जैसे भूमि जल ये सब में क्या होते हैं, खनिजों के उपयोग के विषय में बतलाती है। ठीक है, और इसमें क्या होते हैं, जो श्रमिक होते हैं, जो किसान होते हैं, ये सब इनका जो कार्य क्षेत्र होता है वो घर से बाहर का होता है, इसलिए इसको लाल कॉलर के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, प्राथमिक क्रियाकलाप में संलग्न लोगों को लाल कॉलर के नाम से भी जाना जाता है। बहुत बार आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछा जा चुका है। क्लियर। उसके बाद क्या हुआ, जब लोगों को पता चल गया कि अब आखेट करके आप कंदमूल फल को एकत्रित करके जीवन यापन कर रहे थे, फिर लोगों को लगा कि अब जैसे क्या होता था, कंदमूल फल भी खत्म हो गया, पशुओं को मार देते, पशु मिलता नहीं था, कभी कभी पशु मिला ही नहीं, तो लोगों ने क्या किया, पशुपालन शुरू किया। ठीक है, पशुपालन शुरू किया।
और उसी में यह टर्म्स आता है पशुचारण, मतलब पशुओं को चराना। तो आखेट पर निर्भर रहने वाले समूह ने जब यह महसूस किया कि केवल आखेट से जीवन का भरण पोषण नहीं किया जा सकता है, तब मानव ने पशुपालन व्यवसाय के विषय में सोचा। ठीक है, अब लोगों को लगने लगा कि अब हम लोग केवल पशु पाल के अपना जीवन यापन नहीं कर सकते हैं, तो मनुष्य ने क्या किया, पशुचारण यानी पशुओं को पालना शुरू किया। ठीक है, तो पशुओं को पालना शुरू किया। विभिन्न जलवायु दशाओं में रहने वाले लोगों ने उन क्षेत्रों में पाए जाने वाले पशुओं का चयन करके पालतू बनाया। जैसे जहां पे हरे भरे घास मैदान होंगे तो गाय को पाला गया, बकरी को पाला गया, ऊंट को रेगिस्तान वाले इलाके में पाला गया। जो आपके टुंड्रा प्रदेश होते हैं उधर का, मतलब जो पोलर बियर आपने पढ़ा हुआ, उन सभी चीजों को पाला गया। तो ऐसे करके याक, लामा, ये सबको क्या किया गया, पाला जाने लगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप फिगर में भी देख सकते हैं, ये पशुचारण कर रहे हैं, मतलब पशुओं को क्या कर रहे हैं, चरा रहे हैं। और यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं, ये लोग भी पशुचारण कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, भौगोलिक कारकों एवं तकनीकी विकास के आधार पर वर्तमान समय में पशुपालन व्यवसाय निर्वहन अथवा व्यापारिक स्तर पर किया जाता है। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे स्टार्टिंग पॉइंट में तो चलवासी पशुचारण हुआ, मतलब कि पशुओं को चराना, अपने लिए पशु को चराना, ये सारी बातें। लेकिन बाद में इसको वाणिज्य पशुधन पालन, मतलब इसको व्यापारिक तरीके से भी लिया जाने लगा। मतलब इसको मतलब क्या करना, मीट उट को क्या करना, एकत्रित करना, ये सारी चीजें करने जाने लगे। तो उसी में आपका पहला जो आता है चलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुधन पालन में अंतर, मतलब मैंने डायरेक्ट ऐसे लिख दिया है कि दोनों तो टर्म्स आपको पढ़ा ही दूंगा, और एग्जाम में जनरली आपसे इसके बारे में डिफरेंस पूछता है। ठीक है, कि बताइए चलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुधन पालन में क्या अंतर है, या चलवासी पशुचारण क्या है। केवल ऐसे पूछे कि चलवासी पशुचारण क्या है तो इधर वाला टर्म्स लिखना है, केवल पूछे वाणिज्य पशुधन पालन क्या है तो इधर वाले टर्म्स को लिखना है, और डिफरेंट पूछ दे तो दोनों को, मतलब जब हम तुलना करके समझेंगे ना तो दिमाग ज्यादा आपको मतलब समझ में आएगा। ठीक है, इसीलिए मैंने इसको इस तरह से बनाया है ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाएं। क्लियर बच्चे, तो समझिएगा। चलवासी पशुचारण, तो जनरल नाम से ही आपको विदित हो रहा है, चलवासी मतलब चराना, मतलब कहने का चलवासी पशुचारण में पशु चालक समुदाय चारे एवं जल की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। मतलब लेकर अपना जो भी हुआ पशु को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या हुआ, घूमते रहना, मतलब चढ़ा के। कैसे हम लोग, हमारे यहाँ भी आज के टाइम में जब बरसात का दिन रहता है, बरसात के दिन जब खत्म होते हैं, जैसे ही अब बरसात के दिन से थोड़ा सा पहले भी जब पूरा का जब खेत जब क्या होता है, खाली रहता है, तो भैंस को चराने के लिए, बकरी को चराने के लिए, गाय को चराने के लिए निकलते हैं ना। तो वही है चलवासी पशुचारण में पशुपालक जो पशु को पालते हैं वो चारे एवं जल की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। यह पूंजी प्रधान नहीं है, ये पशुओं को प्राकृतिक परिवेश में पाला जाता है, मतलब इसमें पूंजी का कोई ही लफड़ा नहीं है। पशु को पाल लेना है, उसको जनरल जो भी नेचर से प्राप्त हुआ चारा, जो भी घास है, ग्रीन फील्ड है, उसमें ले जाकर उसको छोड़ दीजिए, चरेगा, खाएगा, ये बात यहाँ पर कही जाती है। लेकिन वही अगर वाणिज्य पशुधन पालन की बात करें तो भैया व्यापार के लिए किया जा रहा है। तो समझिएगा, देखिए इसमें क्या होता था कि इसमें पशुपालक जो होते थे वो चारे एवं जल की खोज में क्या करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने पशुओं के साथ घूमते रहते थे। लेकिन इसमें क्या होता है वाणिज्य पशुधन पालन में कि एक निश्चित स्थान पर विशाल क्षेत्र वाले फार्म बनाकर और उनके चारे की व्यवस्था स्थानीय रूप से की जाती है। मतलब जैसे मुर्गी फार्म हम लोगों ने देखा है, बकरी फार्म आपने देखा है, तो वहां पर क्या क्या रहता है, एक खास निश्चित क्षेत्र में एक जगह पे क्या क्या रहता है, बकरी को पाला जाता है, उसके चारे की व्यवस्था की जाती है। मतलब बकरी कहीं नहीं निकलेगा, बकरी कहीं नहीं निकलेगा, मनुष्य ही उसके बारे में सब चीज सोचेगा, उपलब्ध कराएगा। ठीक है, फिर उसके बाद चलवासी पशुचारण की अपेक्षा वाणिज्य पशुधन पालन अधिक व्यवस्थित एवं पूंजी प्रधान है। बिना पूंजी के होगा हो, इसमें तो देखिए चलवासी पशुचारण में तो पूंजी की कोई आवश्यकता ही नहीं थी, लेकिन वाणिज्य पशुधन पालन में तो पूंजी की आवश्यकता है ना मेरे भाई। बिना पूंजी का वाणिज्य पशुधन पालन होगा, तो यही बात समझिएगा। अगर आपसे पूछे चलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुधन पालन में क्या अंतर है, तो चलवासी पशुचारण वैसा पशुचारण है जिसमें क्या होता है, चराया जाता है, तलाश में रहता है, चारे के तलाश में, ये जनरली प्रकृति पे क्या है, डिपेंड है। और इसमें क्या होता है, इसमें पूंजी पे डिपेंड होता है, इसमें पूंजी के लगता है। ठीक है, और भी देखिए डिफरेंस इसके। चलवासी पशुचारण का पॉइंट थर्ड जो है कि पशु प्राकृतिक रूप से बड़े होते हैं और उनकी विशेष देखभाल नहीं की जाती है। मतलब समझ ही गए, मतलब है सर, अब उसको ज्यादा ना डॉक्टर का ट्रीटमेंट है ना कुछ, मतलब उसको कोई विशेष देखभाल नहीं है। ठीक ना, देखिए लेकिन ऐसा वाणिज्य पशुधन पालन में पशुओं को वैज्ञानिक तरीके से पाला जाता है और उनकी विशेष देखभाल की जाती है, नहीं होता है।
होता है ना, डॉक्टर आते हैं सब, मतलब सब चीज उसको दिन प्रतिदिन प्रोटीन दिया जाता है, मतलब बहुत अच्छे अच्छे उसको भोजन भी दिए, वो बहुत सारी बातें हैं, चारे दिए जाते हैं। तो पशुओं को वैज्ञानिक तरीके से पाला जाता है वाणिज्य पशुधन पालन में, और चलवासी पशुचारण में ऐसा नहीं है, जनरली ये बिना विशेष देखभाल के हो जाता है। चौथा पॉइंट है इसका कि चलवासी पशुपालक एक ही समय में विभिन्न प्रकार के पशु रखते हैं, जैसे सहारा व एशिया के मरुस्थल में भेड़, बकरी व ऊंट पाले जाते हैं। हम लोग के यहाँ देखिए गाय भी है, बकरी भी है, पाला जाता है ना, गाय भी, बकरी भी, भैंस भी, कोई कोई घर में आपको तीनों चीज मिल जाएगा। लेकिन जब कॉमर्शियल वे में किया जाएगा तो या तो केवल गाय का करेंगे, या तो केवल बकरी का, या तो केवल भैंस का। इसमें उसी विशेष पशु को पाला जाता है जिसके लिए वह क्षेत्र अत्यधिक अनुकूल होता है, मतलब वह जगह उसके लिए ज्यादा अनुकूल है, केवल वही, मतलब वही जो है विशेष पशु को पाला जाएगा वाणिज्य पशुधन पालन में। क्लियर? मतलब इसलिए कि ताकि चारा भी आए तो केवल उसी के, और ये सब तो क्या, ये सब प्रकृति पे डिपेंड है, ये सब जाएगा बाहर अपना जो जिसको पसंद है अपना चरते रहेगा। यह पुरानी दुनिया तक किसी सीमित थी, और ये जो है नई दुनिया में प्रचलित है। पुरानी दुनिया मतलब पुराने के टाइम में ये सीमित था, जैसे आपके उत्तरी अफ्रीका, अटलांटिक तट से अरब प्रायद्वीप होते हुए मंगोलिया, मध्य चीन, यूरोप, एशिया व टुंड्रा प्रदेश, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका एवं मेडास्कर द्वीप। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लीजिएगा। देखिए क्षेत्र याद रखिएगा, क्षेत्र पूछ देता है कि बताइए चलवासी पशुचारण कौन कौन से क्षेत्र में की जाती थी, तो याद रखिएगा उत्तरी अफ्रीका एवं अटलांटिक तट से अरब प्रायद्वीप होते हुए मंगोलिया एवं मध्य चीन तक, यूरोप एशिया के टुंड्रा प्रदेश में और दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका एवं मेडास्कर द्वीप में। और यही पूछा जाए आपसे, वाणिज्य पशुधन सबसे ज्यादा अमेरिका में होता है, और उसके बाद आपका ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, यूरुग्वे, न्यूजीलैंड, तो ये सब में आपके क्या होते हैं, वाणिज्य पशुधन पालन किया जाता है। अमेरिका में वाणिज्य पशुधन पालन किया जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, आपको मैं बता दूं कि सबसे ज्यादा जो पशुपालन होता है ना पूरे विश्व में, अमेरिका में ही, और हमारे यहाँ पूरे विश्व का मात्र 15% ही पशुधन पालन होता है, 15%। अब तो ये भी कम क्या होगा, बहुत कम लोग अब पशु पालने में इच्छुक हैं। लेकिन हाँ, डेयरी फार्मिंग होती है, तो ये सारी बातें होती है, डेयरी फार्मिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो उम्मीद है कि आपका ये क्लियर हो गया, चलवासी पशुचारण समझ में आया, और चलवासी और वाणिज्य पशुधन पालन क्लियर हो गया। तो याद रखिएगा, चलवासी पशुधन सबसे पहले प्राथमिक क्रियाकलाप में मनुष्य ने आखेटन किया, भोजन संग्रहण किया, लेकिन जब पता लगा उनको कि अब इससे काम मेरा नहीं चलने वाला है, तब पशुचारण शुरू किया, पशुओं को पालना शुरू किया, जिसमें आपके दो तरह के पाले गए, एक वाणिज्य पशुधन पालन किया गया, एक आपके चलवासी पशुचारण किए गए। दोनों क्लियर है टर्म्स है? आगे बढ़े, चलिए बहुत अच्छे। नेक्स्ट आप देखिएगा कि अब उसके बाद क्या हुआ, इसके बाद भी क्या हुआ कि ये जो हो गया पशुपालन हो गया, अब इनसे भी इन लोगों का लगा कि अब ये सभी इससे भी काम नहीं चलने वाला है, तो लोगों ने कृषि करना शुरू कर दिया। कृषि मतलब जो किसानी होता है, कृषि करना। मुख्य तौर पे कृषि के दो प्रकार बताए गए हैं, मुख्य तौर पे ऐसे कृषि बहुत सारे होते हैं, ट्रक फार्मिंग से लेकर बहुत ज्यादा कृषि होता है, लेकिन मुख्य तौर की बात की जाए तो यहाँ पर इस बात पे गौर कीजिएगा। तो मुख्य तौर पे कृषि दो प्रकार की होती है, निर्वाह कृषि, वाणिज्य कृषि। कैसे? आपने संज्ञा आज तक 5 ही पढ़ा था, लेकिन मैंने आपको संज्ञा कितने पढ़ाए? नाउन के पार्ट्स 15 नाउन के पार्ट्स बनाए, अंग्रेजी में पढ़ाया ना जी 15। तो उसी तरह से मुख्य तौर पे केवल बात की जा रही है। तो मुख्य तौर पे कृषि दो प्रकार की होती है, निर्वाह कृषि, वाणिज्य कृषि। निर्वाह कृषि तो गहन निर्वाह कृषि के अंतर्गत भी गहन निर्वहन कृषि और आदिकालीन निर्वाह कृषि। वाणिज्य कृषि के अंतर्गत विस्तृत कृषि, रोपण कृषि और मिश्रित कृषि। तो देखिए, निर्वाह से ही तात्पर्य हो रहा है कि वैसा कृषि जिससे हमारा निर्वहन हो सके, और वाणिज्य कृषि से ही जनरल तात्पर्य हो रहा है कि जिससे हम लोग को फायदा हो सके, है ना। तो निर्वहन कृषि में आपका गहन निर्वहन कृषि आता था और आदिकालीन निर्वाह कृषि आता है। तो इन सभी पॉइंट्स से 1 2 3 4 5 इन सभी पॉइंट्स के बारे में पूरा अच्छे से पढ़ जाएंगे, चैप्टर हो जाएगा अच्छे से फिनिश। एकदम चैप्टर कितना सिंपल है, आप लोग डरते रहते हैं, चैप्टर एकदम सिंपल है। देखिए, निर्वाह कृषि के बारे में पढ़ लेंगे, वैसा कृषि जिससे हमारा निर्वहन हो जाए, भरण पोषण हो जाए। वैसा कृषि जिसमें वाणिज्य कृषि मतलब कॉमर्शियल वे में हो गया। तो निर्वाह कृषि में गहन निर्वहन आ गया, आदिकालीन निर्वाह कृषि आ गया, और वाणिज्य कृषि में विस्तृत कृषि, रोपण कृषि और मिश्रित कृषि। तो आइए सबसे पहले हम लोग को तो सब पढ़ना है, गहन, आदिकालीन, विस्तृत, रोपण, मिश्रित सब पढ़ना है। तो सबसे पहले गहन निर्वहन कृषि को, और मैं बता दूं कि एकदम सिंपल शब्द में लाया हूं लिखकर, बुक में ऐसा वर्ड नहीं मिलेगा, इतना सिंपल शब्द में मैं आपको समझाने वाला हूं। आइए देखते हैं गहन निर्वहन कृषि को। तो गहन निर्वहन कृषि कहा जाता है कि यह जो कृषि है मानसूनी प्रदेश में अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में की जाती है। गहन निर्वहन कृषि कहाँ होता है? ज्यादातर मानसूनी प्रदेश में। मानसूनी प्रदेश क्यों? क्योंकि कृषि के लिए पानी का होना अति आवश्यक है,
उसके लिए कुछ कृषि का कुछ क्या, कृषि करने के कुछ नियम भी तो है ना, जलवायु का होना, पानी की उपलब्धता होना, तो ये सारी बातें आती है। तो ज्यादातर जो कृषि होती है ये गहन निर्वहन कृषि होती है, ये मानसूनी प्रदेशों में अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में, जहां आपकी जनसंख्या क्या हो, ज्यादा जनसंख्या होती है, वहां पर की जाती है। और गहन निर्वहन कृषि के दो प्रकार मैंने आपको पढ़ाया। चावल, देखिए गहन निर्वहन कृषि, यहां पर हम लोगों ने पढ़ा क्या भाई, निर्वाह कृषि, तो इसमें आया गहन निर्वहन कृषि। अब गहन निर्वहन कृषि के भी दो प्रकार पढ़ने हैं, एक आपका चावल प्रधान गहन निर्वहन कृषि और एक आपका चावल रहित गहन निर्वहन कृषि। चावल प्रधान मतलब जहां की चावल क्या होगी, विशेष होगी, जहां पे धान की खेती होगी, और चावल रहित मतलब जहां पे क्या होगी, धान की खेती नहीं होगी। सिंपल सा वर्ड, धान की खेती में पानी की आवश्यकता ज्यादा होती है, तो मतलब एक ऐसा खेती है जहां पे पानी की आवश्यकता है, पानी जहां पे ज्यादा है, वैसे क्षेत्र जहां पे पानी की संख्या ज्यादा है, पानी की मात्रा ज्यादा है, यानी कि क्या हो गया, मानसूनी प्रदेश में चावल प्रधान कृषि होगा, और जो आपके चावल रहित गहन निर्वहन कृषि होंगे वैसे शुष्क प्रदेश में किए जाएंगे, है कि नहीं, ये बात समझ लीजिए। तो चावल प्रधान गहन निर्वहन कृषि, इस प्रकार की कृषि में लोग परिवार के भरण पोषण के लिए भूमि के छोटे से टुकड़े पर काफी बड़ी संख्या में लोग चावल की कृषि में लगे होते हैं। यहाँ भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है, मतलब वैसा क्षेत्र जहाँ की जनसंख्या ज्यादा हो वहां पर हम लोग को इस प्रकार की कृषि देखने के लिए मिलता है। लोग अपने परिवार के भरण पोषण के लिए भूमि के छोटे से टुकड़े पर काफी बड़ी संख्या में लोग मिलजुल कर क्या करते हैं, कृषि करते हैं। और यह जनसंख्या या मतलब इस चावल प्रधान गहन निर्वहन कृषि में क्या होती है, जनसंख्या ज्यादा डिपेंड करता है। हम लोग भी चावल प्रधान में ही आते हैं ना, चावल के बिना हम लोग का जीवन यापन हो सकता है नहीं, तो चावल मतलब हम लोग के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है कि नहीं। तो चावल प्रधान निर्वाह कृषि ये हो गया। चावल रहित गहन निर्वहन कृषि में कह रहा है कि वैसा प्रदेश जहां पे चावल नहीं होता है, जहां की चावल मुख्य फसल नहीं होती है और इसके स्थान पर गेहूं, सोयाबीन, जौ, सोरपम आदि फसलें बोई जाती है, तो इसको कहा गया चावल रहित गहन निर्वहन कृषि। क्लियर, जहां पे चावल अगर होगा तो चावल प्रधान, और जहां पे चावल नहीं होता, जहां पे क्या हुआ, गेहूं, सोयाबीन, जौ तथा सोरपम बोया गया, उसको कहा गया चावल रहित गहन निर्वहन कृषि। क्लियर है बच्चे, और भी पॉइंट पढ़ लीजिए। चावल प्रधान गहन निर्वहन कृषि में क्या होता है, मुख्य फसल इसमें रहता है, जैसा कि इस कृषि के नाम से ही पता चलता है, इसमें चावल प्रमुख फसल होती है। सिंचाई वर्षा पर निर्भर होती है, बिल्कुल वही तो बात मैंने बोला, चावल की खेती के लिए वर्षा का होना अत्यंत जरूरी है, पानी का होना अत्यंत जरूरी है, ज्यादा मात्रा में पानी चाहिए। तो चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि। खेतों का आकार कैसा होता है जी, तो खेतों का आकार जो होता है, अधिक जनसंख्या घनत्व के कारण खेतों का आकार छोटा होता है तथा खेत होता है वो एक दूसरे से दूर होते हैं। देखिए ना, हम लोग यहाँ खेत जो होते हैं एक दूसरे से दूर होते हैं, जनसंख्या का घनत्व ज्यादा होता है तो खेतों का आकार छोटा हो जाता है, मतलब पॉपुलेशन के अगर हम लोग रिस्पेक्ट में देखें तो खेत क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। आगे देखिएगा, यह कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है, चावल रहित कृषि, जहां पर चावल की फसल के लिए पर्याप्त वर्षा नहीं होती है, इसलिए इसमें सिंचाई की जाती है, मतलब इरिगेशन के द्वारा। आपको जनरल पता, दलहनी पौधे में क्या होता है, पानी की मात्रा कम लगती है, दलहनी पौधे में पानी की मात्रा कम लगती है ना, तो ये समझिएगा। इस प्रकार की कृषि में भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक रहता है, इस प्रकार की कृषि में भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक, दोनों में सिंपल ये टर्म्स है। अगला देखिएगा क्या पॉइंट है, चौथा नंबर, श्रम की बात करें इसमें, तो श्रम क्या होता है, भूमि का गहन उपयोग होता है एवं यंत्रों की अपेक्षा मानव श्रम का अधिक महत्व है। कृषि कार्य में कृषक का पूरा परिवार लगा रहता है ना जी, खेती में पूरा परिवार लगा रहेगा। 6 गो परिवार है अगर किसी के यहाँ, 6 गो परिवार है, छोटको बचवा है ना 5 साल वाला, तो पापा अगर काम करे गए खेत में, अटिया बांधने गए हुए हैं, काटने गए हुए हैं, तो उसमें जाएगा, मतलब पूरा परिवार इसमें लगा हुआ रहता है। क्लियर। और प्राकृतिक की बात करें, खाद की बात करें, तो भूमि की उर्वरता बनाए रखने के लिए पशुओं के गोबर खाद एवं हरी खाद का उपयोग किया जाता है। क्षेत्र तो मानसून एशिया के घने बसे प्रदेश, सिंपल सा बात है कि ये मानसून वाले क्षेत्र में ही क्या हो गए, चावल प्रधान गहन निर्वहन कृषि होगा, मतलब चावल की प्रधानता जहाँ पे है, चावल प्रधान गहन निर्वहन कृषि। गहन निर्वहन कृषि किस लिए कहा गया, गहन का मतलब क्या होता है, डीप, निर्वाह का मतलब होता है कि पालन पोषण करना, तो उसी को कहा गया गहन निर्वहन कृषि, यानी कि ज्यादा मात्रा में पालन पोषण करना, यानी कि ज्यादा संख्या को ये लोग क्या करता है, तृप्त करता है। गहन निर्वहन कृषि में चावल रहित हो या चावल प्रधान हो, दोनों ज्यादा जनसंख्या को क्या करता है, तृप्त करता है, मतलब गहन है जी, मतलब चावल जहां पे ज्यादा है तो चावल वाले लोगों का रिक्वायरमेंट फुलफिल करेगा, और चावल रहित में गेहूं ये सब भी तो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, तो ये समझिएगा।
चावल रहित में क्या होता है, खेत बहुत ही छोटे तथा बिखरे हुए होते हैं, सिंपल दोनों में यही टर्म्स है। मशीनों के स्थान पर खेती के अधिकतर कार्य पशुओं द्वारा होते हैं और मुख्य क्षेत्रों में उत्तरी कोरिया, उत्तरी जापान, मंचूरिया और गंगा सिंधु के मैदान भाग भारत में स्थित है, जहां पे क्या होते हैं, चावल रहित गहन निर्वहन कृषि होता है। तो गहन निर्वहन कृषि का कहने का मतलब कि वैसा कृषि जिससे ज्यादा जनसंख्या, देखिए यहाँ पर कहा गया इस कृषि मानसूनी प्रदेश में अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में की जाती है, मतलब ज्यादा जनसंख्या का ये क्या करता है, निर्वहन करता है। क्लियर। तो जिसमें आपके कौन कौन से आ गए, दो आ गए। पहले आपने पढ़ा निर्वहन कृषि के बारे में, जिसमें आ गया गहन निर्वहन कृषि। तो गहन निर्वहन कृषि में आपने पढ़ा दो के बारे में, एक चावल रहित और एक चावल प्रधान। तो चावल प्रधान का मतलब आपने समझ लिया, चावल रहित का मतलब समझ लिया। कहीं पे कोई दिक्कत? अरे बड़ा आसान चैप्टर भाई, कहीं पे दिक्कत नहीं होगा, मैं पढ़ा रहा हूं ना, सब चीज समझ आइएगा। अब देखिए यहां पर मैंने आपको एक और टर्म्स पढ़ाया था, ध्यान दीजिए। देखिए गहन निर्वहन कृषि खत्म हो गया, निर्वाह कृषि में दो आए आपके, कौन कौन, एक आपका गहन निर्वहन कृषि आ गया और एक आपका आदिमकालीन निर्वाह कृषि आ गया, आया ना हो। तो देखिए इसमें कि निर्वाह कृषि में आपने गहन निर्वहन कृषि के बारे में पढ़ा ना, इसमें दो आपने पढ़ा, कौन कौन, पहला आपने पढ़ा चावल प्रधान, ठीक है, पहला आपने पढ़ा क्या, चावल प्रधान गहन निर्वहन कृषि, और दूसरा आपने पढ़ा चावल रहित गहन निर्वहन कृषि। किसी को कोई दिक्कत? चावल रहित और चावल प्रधान में किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब हमें पढ़ना है आदिकालीन निर्वाह कृषि। आदिकालीन मतलब समझ ही लीजिए, नामे से तात्पर्य हो गया, मतलब पुराने जमाने में लोग जिस कृषि से अपना निर्वहन करते थे, अपना भरण पोषण करते थे, उसी को कहा गया आदिकालीन निर्वहन कृषि। और इस टॉपिक से आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न जो है भर भर के पूछे जाते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा मतलब अच्छा सा टॉपिक है, इससे अच्छे से प्रश्न पूछ जाते हैं। इसके नाम भी अनेक हैं, तो देख लेंगे। देखिए इसको आदिमकालीन निर्वाह कृषि कहा जाता है, आदिकालीन निर्वाह भी कर सकते हैं, इसको स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है, ठीक है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम से भी इसको जाना जाता है, और इसको स्लैश एंड बर्न कृषि के नाम से जानता है। और भारत विश्व के अनेक जगहों पे अलग अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन मैंने कुछ ही नाम लिखे हैं क्योंकि जो आपके एग्जामिनेशन में अभी तक पूछे गए हैं उन्हीं नामों का मैंने यहाँ पे जिक्र किया, कितना याद कर पाइएगा, है ना। तो भारत में इसे झूमिंग खेती के नाम से, जो भारत के उत्तरी पूर्वी राज्य हैं जैसे नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, इन सभी जगहों पे क्या कहता है, इसको झूमिंग खेती के नाम से भी जाना जाता है। और अमेरिका एवं मैक्सिको में इसको मिल्पा के नाम से जाना जाता है, पूछा था, याद कीजिए, मिल्पा पूछा था ना। अमेरिका और मैक्सिको में इसे मिल्पा के नाम से जाना जाता है, मलेशिया, इंडोनेशिया में इसको लदांग और ब्राजील में इसको रोका के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, ब्राजील में इसको रोका के नाम से जाना जाता है, किसको, आदिमकालीन निर्वाह कृषि को। और नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, भारत में इसको झूमिंग खेती के नाम से भी, झूम खेती के नाम से भी जाना जाता है, स्लैश एंड बर्न कृषि के नाम से भी इसको जाना जाता है, मतलब इसको कर्तन और दहन कृषि भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, इसका अन्य नाम और मैं आपको बता दूं, कर्तन और दहन कृषि, कर्तन और दहन कृषि भी इसको कहा जाता है। तो ये सब याद रखिएगा पॉइंट्स, क्लियर। अब देखिए बात कर ले आदिमकालीन निर्वाह कृषि, स्थानांतरणशील कृषि के बारे में। तो कृषि का वह प्रकार जिसमें कृषक अपने व अपने परिवार के भरण पोषण हेतु उत्पादन करता है, इसमें उत्पाद बिक्री के लिए नहीं होते हैं बल्कि अपने परिवार के केवल भरण पोषण के लिए किया जाता है। अपने परिवार के रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए जो कृषि किया जाता है उसको कहा गया आदिमकालीन निर्वाह कृषि। आदिमकालीन निर्वाह कृषि का प्राचीनतम रूप है, मतलब स्टार्टिंग में शुरुआत जब हुआ उसी समय सबसे पहले जो कृषि किया गया यही कृषि किया गया, कौन, आदिकालीन निर्वाह कृषि, जिसे स्थानांतरित कृषि, शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं, या स्लैश एंड बर्न यानी कर्तन और दहन कृषि भी कहते हैं, जिसमें खेत अस्थायी नहीं होते थे। अभी हम लोग इसके बारे में और पॉइंट्स पढ़ेंगे। खेतों के आकार के बारे में बात करें तो खेत छोटे छोटे होते थे। कृषि की पद्धति की बात करें तो इसमें किसान एक क्षेत्र या जंगल वनस्पतियों को काट कर या जलाकर साफ करता है। खेत का उपजाऊपन समाप्त होने पर उस स्थान को छोड़कर भूमि या अन्य भाग में कृषि हेतु तैयार करता है। मतलब जैसे जो पहाड़ी इलाका का जो ढलाऊ क्षेत्र होता है वहां इसको ज्यादातर किया जाता है। क्यों? क्योंकि एक तो है कि पहाड़ पर से आप अपने फसल को देख सकते हैं, दूसरा है कि पानी, इसमें पानी की तो आवश्यकता होती है फसल में, तो जब पहाड़ पर से पानी जब ढुलकेगा तो पानी ज्यादा मात्रा में मिलेगा, है कि नहीं, है ना, और मिट्टी भी उपजाऊ होगा। तो स्लैश एंड बर्न इसको क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें क्या होता था, पहले आपको पता है हमारे जैसे अभी के टाइम में हमारे पास खाद है ये सब, तो उन सभी टाइम में क्या होता था, इसको जला दिया जाता था और जलाकर उसी पुआल को, राख को क्या किया जाता था, पानी के साथ मतलब फिर से उसमें खेत में छोड़ दिया जाता था। और उस खेत में लगभग पहले के टाइम में तो 20-20 साल तक खेती नहीं होता था, एक बार खेती हो गया फिर 20 साल तक लोग छोड़ देते थे। लेकिन अब जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ा तो लगभग फिर धीरे धीरे लोगों ने 1 साल तक छोड़ना शुरू किया। क्यों? क्योंकि ताकि उसकी उपजाऊता क्या हो, बढ़े। तो कहा जाता है कृषि की पद्धति, इसमें किसान एक क्षेत्र या जंगल का वनस्पतियों को काटकर, मतलब फील्ड को साफ करके, पहले के टाइम में क्या था, पहले के टाइम में सगरो जंगल है,
तो सबको क्या किया, काट कर या जलाकर साफ करता था और खेत के उपजाऊपन समाप्त होने पर उसे स्थान को छोड़कर भूमि का अन्य कृषि हेतु तैयार करता था। ऐसा नहीं था, रजिस्ट्री नहीं था कि हमर है वही तो रहे हो। पहले के टाइम में तो सगड़ो फील्डे फील्ड था, तो एक खेती किया आ जाएगा, फिर अगला साल दूसरा जगह करेगा, क्योंकि इसकी उपजाऊता कम हो गई। औजार इसमें कौन कौन सा प्रयोग किया जाता था पूछा जाता है, ध्यान दीजिए, आदिमकालीन निर्वाह कृषि में पूछ दिया जाता है कि कौन कौन से औजारों का प्रयोग किया जाता था। तो वही पारंपरिक औजार जो पुराने जमाने से चलते आ रहे हैं, लकड़ी, कुदाली, फावड़ा, ये सब। और क्षेत्र इसके कौन कौन से, तो ज्यादातर इसको उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में किया जाता है, जहां पे पुराने जमाने के लोग, अफ्रीका हो गया, दक्षिण व मध्य अमेरिका हो गया, दक्षिणी पूर्वी एशिया हो गया, हम लोग भी आ गए, तो इन सभी जगहों पे आदिमकालीन निर्वाह कृषि आपने देखा ना, ये नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, यहाँ पे भी क्या होता था, आदिमकालीन निर्वाह कृषि किया जाता है, जिसका नाम यहाँ पे लोगों ने झूम खेती रखा था। इसमें क्या होता था कि लोग फील्ड को क्या करते थे, मतलब एक बार फसल उगा लिए फिर उसको जला देते थे, फसल मतलब हो गया तो जो भी उसका बचा हुआ रहा ना, उसके पार्ट्स को जलाकर छोड़ देते थे खेत में ही, जिससे कि उसकी उपजाऊता क्या हो, बढ़े। क्लियर, तो ये बहुत याद रखिएगा। इसके अन्य नाम, आदिकालीन निर्वाह कृषि को यहाँ स्थानांतरित कृषि कहा जाता है, इसको भारत में झूम खेती के नाम से जाना जाता है, अमेरिका मैक्सिको में मिल्पा के नाम से, मलेशिया इंडोनेशिया में लदांग के नाम से, ब्राजील में इसको रोका के नाम से जाना जाता है। क्लियर है, और इसको कर्तन और दहन कृषि और स्थानांतरित कृषि के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर भैया, पूछेगा कि आदिमकालीन निर्वाह कृषि से आप क्या समझते हैं, तो कृषि का वह प्रकार जिसमें कृषक अपने व अपने परिवार के भरण पोषण निर्वहन हेतु उत्पादन करता था, उसी को हम लोग, जिसमें कि बिक्री नहीं किया जाता था, उसी को हम लोग कहते थे आदिकालीन निर्वाह कृषि। और भी आपको बताना होगा तो बताइएगा कि इसमें लोग क्या करते थे कि एक बार वहां पे फसल उगा लेने के बाद उसको फिर क्या करते थे, फील्ड में आग लगा देते थे और उस पुआल को वहीं पे छोड़ देते थे ताकि उपजाऊता बढ़े। तो ये सब बात को आप मेंशन करेंगे। क्लियर हो गया होगा, समझ गए होंगे। अब आते हैं हम लोग टॉपिक, दोनों गहन निर्वहन कृषि खत्म हो गया, निर्वाह कृषि में गहन निर्वहन और आदिकालीन दोनों खत्म हो गया। क्लियर है ना, आपने पढ़ा क्या, निर्वाह कृषि, निर्वाह कृषि में आपने गहन निर्वहन कृषि और आदिमकालीन निर्वाह कृषि। तो गहन निर्वहन कृषि में आपने चावल रहित और चावल प्रधान पढ़ लिया। अब आपको फिर उसके बाद आपने आदिकालीन निर्वाह कृषि के बारे में पढ़ लिया। अब उसके बाद आपको इधर साइड वाला में आ जाइए, आपका विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के बारे में पढ़ना था, जो कॉमर्शियल वे में किया जाता है। तो इसमें मैंने भी आपको बताया था कि मिश्रित खेती के बारे में, रोपण कृषि के बारे में, इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए पढ़ लेते हैं। कम संख्या वाले प्रदेशों में कृषि योग्य भूमि होने के कारण बड़े बड़े फार्मों पर होने वाली कृषि को विस्तृत कृषि कहते हैं। देखिए, कम संख्या वाले प्रदेशों में, ठीक है, जहां की जनसंख्या कम हो और कृषि योग्य भूमि होता था वहां पे, तो बड़े बड़े फार्म बना दिए जाते थे और उनके विस्तृत कृषि की जाती थी। इसे यांत्रिक कृषि या व्यापारिक कृषि के नाम से भी जाना जाता है, मतलब मनुष्य द्वारा किया गया। तो इस प्रकार की कृषि मध्य अक्षांशों के आंतरिक अर्ध शुष्क प्रदेशों में की जाती है। देखिए कहां पे की जाती है, अर्ध शुष्क प्रदेश में, मतलब जहां पे थोड़ा पानी की मात्रा, मतलब अर्ध शुष्क प्रदेश, आप समझ ही गए। इस प्रकार की कृषि के क्षेत्र कौन कौन से याद रखिएगा, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के क्षेत्र, ये सब तो रटना पड़ेगा, ये सब रटना पड़ेगा। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि कहां कहां पे किया जाता है, यूरेशिया के स्टेपी क्षेत्र में, उत्तरी अमेरिका के प्रेरी क्षेत्र में, अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र में, न्यूजीलैंड के कैंटरबरी में, ऑस्ट्रेलिया के डाउन क्षेत्र में, दक्षिणी अफ्रीका के वेल्डस क्षेत्र में। पूछा है एग्जाम में, इसीलिए बता रहा हूं, एग्जाम में पूछ दिया है, पूछे हुए ऑब्जेक्टिव में, इसीलिए कह रहा हूं कि इसको ध्यान में रखिएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए, रोपण कृषि को याद रखिए। अब देखिए इसके बाद आपको इसी में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि में पहला जो हमारा आता है रोपण कृषि, ये तो आपने पढ़ लिया ना विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के बारे में। अब रोपण कृषि की बात करें, पूछता है ना जी प्रश्न रोपण कृषि से बार बार, तो याद कर लीजिए रोपण कृषि का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, ये समझिए ना पहले। रोपण कृषि एक व्यापारिक कृषि है जिसके अंतर्गत बाजार में बेचने के लिए चाय, कॉफी, कोको, रबर, कपास, गन्ना, केले व अनानास की पौधे लगाई जाती है। सिंपल सा बात। ये जो रोपण कृषि है, रोपण मतलब रोपा गया, किस लिए भाई, तो व्यापार हेतु, व्यापार के मुख्य मुद्दे से इसको रोपा गया। और इसके अंतर्गत बाजार में बेचने वाली, जैसे चाय आ गया, इसके मुख्य फसल कौन कौन से, रोपण कृषि के मुख्य फसल चाय, कॉफी, कोको, रबर, कपास, गन्ना, केले, अनानास पौधे लगाए जाते हैं। पूछ देता है बताइए निम्नलिखित में से कौन जो है रोपण फसल के अंतर्गत नहीं आता है, ऑप्शन दे देता है, पूछ देता है कि निम्नलिखित में कौन रोपण फसल के अंतर्गत आता है, तो ये याद रहेगा, तब आप क्लियर आसानी से बना पाइएगा। ठीक बच्चे, इसमें खेत का आकार कैसा होता है, तो इसमें कृषि क्षेत्र बागान का आकार बहुत बड़ा होता है, मतलब बड़े बड़े आप देखे होंगे, चाय का बागान, कॉफी का बागान, रबर का बागान। पूंजी निवेश किया जाता है इसमें, बागानों की स्थापना व उन्हें चलाने रख रखाव के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। बिल्कुल बागान बनाना है तो उसको रख रखाव के लिए पूंजी की आवश्यकता होगी। तकनीकी व वैज्ञानिक विधियां इसमें तो कौन कौन सी अपनाई जाती है, इसमें उच्च प्रबंधन, तकनीकी आधार तथा वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल भाई, कॉमर्शियल वे में है तो ये सारी चीजें होगी ही।
एक फसली कृषि है, यह एक फसली कृषि है जिसमें एक फसल के उत्पादन पर ही ध्यान दिया जाता है। मतलब एक टाइम में कॉफी हुआ तो कॉफी को उपजाया जाता है, फिर उसमें ये नहीं कि उसका जब टाइम पीरियड खत्म हो गया तो खत्म, फिर कॉफी उसमें उपजाया जाएगा। श्रम क्या होता है इसमें? मेहनत। तो इसमें काफी श्रमिक की आवश्यकता होती है, श्रम स्थानीय लोगों से प्राप्त किया जाता है। और परिवहन की बात करें तो परिवहन के साधन इसमें सुचारू रूप से विकसित होते हैं, जिसके द्वारा बागान एवं बाजार भली प्रकार से जुड़े रहते हैं। अब जो माल तैयार हुआ, रोपण कृषि जनरल सा बात है कि कृषि व्यापार के लिए किया गया, तो इसका परिवहन भी तो होना चाहिए ना। तो परिवहन के लिए बताया गया कि परिवहन के साधन जो थे वो सुचारू रूप से विकसित होते, जिसके द्वारा बागान और बाजार भली प्रकार से जुड़े होते थे। क्षेत्र की बात कर ले मेरे भाई, तो इस कृषि को यूरोपीय एवं अमेरिकी लोगों ने अपने अधीन उष्णकटिबंधीय उपनिवेशों में स्थापित किया। एक यहाँ पे वर्ड आया है, देखिए, उष्णकटिबंधीय उपनिवेशों में, तो समझ लीजिए इसको। कहता है इस कृषि को यूरोपीय एवं अमेरिकी लोगों ने, मतलब क्या करते थे, वो वैसे जगह जहां पे वो लोग क्या करते थे, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता था, जहां पे उनका, जैसे हमारे यहाँ भी ये सब कोको, चाय, कॉफी, ये सब का लत किसने लगाया? पुर्तगालियों ने, अंग्रेजों ने, क्योंकि वो क्षेत्र देखते थे कौन सा क्षेत्र अच्छा है इसके लिए। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में क्या करते थे, जो उपनिवेश रहता था उनका, मतलब जो उनका गुलाम देश रहता था, गुलाम क्षेत्र रहता था, उनके अधीन में जो क्षेत्र रहता था, वहां पे क्या करते थे, रोपण कृषि का कार्य किया करते थे। तो ये ध्यान रखिएगा, उन्होंने स्थापित किया था। रोपण कृषि से भर भर के प्रश्न पूछाते हैं भैया, तो याद रखिएगा, रोपण कृषि में आपके चाय, कॉफी, कोको, रबर, ये सब आपके रोपण कृषि के एग्जाम्पल हैं। चाय, कॉफी, रबर, कोको, ये सब क्या है, तो सब रोपण कृषि के एग्जाम्पल है। आइए याद रखिए, ये मत सोचिए कि आकाश से टॉपिक छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। यही चैप्टर जो प्राथमिक क्रिया पढ़ाने के लिए आपको 3-3, 4-4 घंटा का वीडियो यूट्यूब पे मिलेगा, लेकिन मैं मात्र चैप्टर को, हर चैप्टर आप देखिएगा मेरा 1 घंटे से 2 घंटे में खत्म रहता है, अब मात्र एक ही वीडियो में उड़ाता हूं, क्योंकि मुझे पता है बच्चे भाई उतना ज्यादा समय, उतना कंटेंट में डिलीवर कर देता हूं जिससे कि आप अच्छे से सारी बातों को समझ जाए। अब ज्यादा इसके बारे में, अब रोपण कृषि के तो बहुत सारे बातें हैं कि रोपण कृषि को कहाँ पे किस नाम से जाना जाता है, उसका एग्जाम से कोई लेना देना है ये नहीं है, तो उन सब बातों पे उतना चर्चा करने से क्या फायदा। तो जो मैटर है उसको समझिए। और देखिए, भाषा भी, अर्थ आप देख रहे हैं, शब्द किस तरह से लिखा गया, ऐसा बुक में आपको पॉइंट बाय पॉइंट देखने के लिए थोड़ी मिलेगा। बुक पढ़िएगा एनसीईआरटी तो पता है आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसको समझिए, इस पॉइंट को समझिए। पीडीएफ इसका टेलीग्राम पे डाल दूंगा, देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, नोट्स बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है सारे टेलीग्राम पे। अब रोपण कृषि के बाद मिश्रित कृषि देख लेते हैं, आ जाएगा कभी मान लीजिए ऐसे उसे लिखने के लिए मिश्रित कृषि रोपण कृषि पे, तो ये सब ध्यान में रखिए। मिश्रित कृषि यानी कि मिक्स्ड फार्मिंग, ठीक है, मिक्स्ड फार्मिंग। रोपण कृषि मतलब प्लांटेशन फार्मिंग। तो इस प्रकार की कृषि में फसल उत्पादन एवं पशुपालन दोनों को समान महत्व दिया जाता है। जैसा कि नाम में ही आपको पता है, मिश्रित कृषि मतलब मिला जुला खेती। हम लोग के यहाँ क्या होता है, धान भी रोप रहे हैं, गाय भैंस भी पाल रहे हैं, है ना, तो हम लोग मिश्रित कृषि कर रहे हैं जी, मिश्रित कृषि कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, इस प्रकार की कृषि में फसल उत्पादन पे तो जोर दिया ही जाता है, साथ साथ पशुपालन पे भी जोर दिया जाता है। दोनों को समान महत्व दिया जाता है। फसलों के साथ साथ पशु, जैसे मवेशी हो गए, भेड़ हो गए, सुअर हो गए, कुक्कुट हो गए, इन सभी को भी आय का प्रमुख स्रोत माना जाता है। उसी को कहा गया मिश्रित कृषि। 90 से तो पता चल रहा है, हो 90 से पता चला है, मिश्रित मतलब कि पशुपालन के साथ साथ खेती करना, फसल उत्पादन करना, पशुपालन के साथ साथ फसलों का उत्पादन करना मिश्रित कृषि का एग्जाम्पल है। चारों की फसलें मिश्रित कृषि के मुख्य घटक हैं। जो चारा की जो फसल होती है ना, चारा की फसल मतलब क्या करते हैं किसान लोग, जैसे चारे की फसल को उपजाते हैं। अब मवेशी पालेंगे तो उनको चारे चाहिए ना जी, चारा चाहिए ना खिलाने के लिए उसको, तो चारा का फसल नहीं उपजाएंगे, मक्का उपजाएंगे, सारी चीजों को उपजाएंगे। तो ये बात ही कही जा रही है। तो समझिएगा, इस कृषि में खेतों का आकार मध्यम होता है। कैसा होता है? मध्यम होता है। इसमें बोई जाने वाली अन्य फसल गेहूं, जौ, राई, जई, मक्का, कंदमूल प्रमुख है, ठीक है। अतः फसली कृषि मृदा की उर्वरता को, देखिए कौन है, गेहूं, जौ, राई, मक्का, ये सब है, और उर्वरता को बनाए रखने की महत्वपूर्ण भूमिका अपनाती है फसली कृषि। इस प्रकार की कृषि विश्व के अत्यधिक विकसित भागों में की जाती है, जैसे उत्तरी पश्चिमी यूरोप में, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग, यूरेशिया के कुछ भाग, दक्षिणी महाद्वीप के समशीतोष्ण अक्षांश वाले भाग। यही क्षेत्र याद रखिएगा। फिर मैं कह रहा हूं, पूछ देगा कि मिश्रित कृषि के क्षेत्र कौन कौन से हैं, बार बार पूछता है, बड़ा डेंजरस प्रश्न है, इसको याद करना होगा, ठीक है, याद कर लीजिएगा लिख लिख कर। कितना सिंपल तो पॉइंट्स बना दिया हूं। चारे की फसल, आप लोगों ने ऐसा फसल देखा है? हम लोग क्या, एक ऐसी फसल भी होती है और बहुत जगहों पे होती है, सभी जगह पे, मतलब जैसे हम लोग अब जनरल अपने भाषा में तो कहते हैं हथिया घास।
जैसे मतलब एक फील्ड में अगर बो दिए उसको तो एक तरह से काट रहे हैं, लास्ट पहुंचते पहुंचते देखेंगे कि फिर से इधर वाला क्या हो गया, काटने लायक हो गया। तो वो सब चारे की फसल है, ठीक है, याद रखिए। चलिए, मतलब घास है। अब उसके बाद डेयरी कृषि के बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग। डेयरी कृषि क्या होता है, नाम से ही पता है, दूध से इसका संबंध होगा। डेयरी सर, दूध से संबंध होगा सर। इसका अर्थ मतलब डेयरी कृषि कहने का क्या तात्पर्य है, तो यह एक विशेष प्रकार की कृषि है सर, जिसके अंतर्गत पशुओं को दूध के लिए पाला जाता है। डेयरी कृषि में क्या होता है, पशुओं को दूध के लिए पाला जाता है और उनके स्वास्थ्य, प्रजनन एवं चिकित्सक पर विशेष ध्यान दिया जाता है। सिंपल सा बात है ना, जब हम कृषि डेयरी कृषि कर रहे हैं, जब पशुओं को पाल रहे हैं तो उसके स्वास्थ्य पे भी तो ध्यान देंगे ना। तो इसी पॉइंट को तो मैंने लिखा है गुरु, एकदम सिंपल तो पॉइंट है। यह एक विशेष प्रकार की कृषि है, इसके अंतर्गत पशुओं को दूध के लिए पाला जाता है, स्वास्थ्य, प्रजनन और चिकित्सा पर इसका विशेष ध्यान दिया जाता है। बच्चा होगा तो उसका ध्यान देखेंगे ना, हो ध्यान देंगे ना। पूंजी इसमें क्या होती है, तो पूंजी ज्यादा निवेश करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि डेयरी कृषि कर रहे हैं, पर्पस है हमारा क्या, पैसे कमाना, तो पूंजी भी निवेश करना होगा। पशुओं के लिए छप्पर, घास संचित करना, भंडार, दूध उत्पादन करना, अधिक यंत्रों के प्रयोग के लिए पूंजी भी अधिक चाहिए इसमें। श्रम की बात करें तो पशुओं को चराने के लिए, दूध निकालने के लिए, इन सभी कार्यों के लिए क्या करना चाहिए, लोगों की संख्या भी इसमें होनी चाहिए। खिलाना है उसको, चराना है उसको, दूध निकालना है, उसकी सेवा करना है, उसको नहलाना है, गोबर उठाना है। नगरीय और औद्योगिक क्षेत्रों में विकसित यातायात के साधन, प्रशिक्षकों का उपयोग तथा पौष्टिकरण की सुविधा उपलब्ध होने के कारण इन केंद्रों को निकट स्थापित की जाती है। मतलब जहाँ पे पौष्टिकरण मतलब दूध से क्या होता है, दूध से मक्खन को निकाल लेना, उसी को कहा जाता है। तो जहाँ पे इसका जो फैक्ट्री मतलब जो कंपनी मतलब ज़्यादा स्थापित होता है, उधर ही लोग ज़्यादा करना पसंद करते हैं, ताकि यातायात के साधन वहाँ से नज़दीक हो। जैसे मान लीजिए अगर आप कोई बिजनेस करना चाहेंगे, गांव में कीजिएगा, कोई बिजनेस कहाँ कीजिएगा, शहर में कीजिएगा, ताकि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए। वहाँ से यातायात के मतलब कहीं पर कुछ भेजना भी हो तो आसानी से आप भेज सकें, है कि नहीं। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। बाजार की बात करें तो डेयरी कृषि का कार्य नगरीय और औद्योगिक केंद्रों के समीप किया जाता है, क्योंकि ये क्षेत्र ताजा दूध एवं अन्य डेयरी उत्पाद के अच्छे बाजार होते हैं, है ना। तो ये बात समझिएगा। मुख्य क्षेत्र इसके कौन कौन से, तो उत्तरी पश्चिमी यूरोप है, कनाडा है, न्यूजीलैंड है, दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया है और तस्मानिया है। क्षेत्र याद रखिए, क्षेत्र याद रखिएगा मेरे भाई। क्षेत्र अगर नहीं याद रखिएगा फिर आप फंसिएगा, फिर हमें पूछ देगा कि डेयरी कृषि किन किन क्षेत्रों में की जाती है, ज्यादातर पूछ देता है, ऐसा नहीं, डेयरी कृषि किन किन क्षेत्रों में की जाती है। तो फिर से मैंने आपको बहुत बार इसको समझाने का प्रयास किया। तो डेयरी कृषि क्लियर हो गया, डेयरी कृषि क्लियर हो गया जी। आगे बढ़े, चलिए ध्यान दीजिएगा। अब आपका एक और है भूमध्य सागरीय कृषि, एकदम पूरा एनसीईआरटी जी, एकदम पूरा एनसीईआरटी आराम से पढ़ा दिए था। अब एक है आपका भूमध्य सागरीय कृषि। यह कृषि भूमध्य सागरीय जलवायु वाले प्रदेशों में की जाती है, जहां भूमध्य सागर का नाम आपने सुना है ना, तो उसके आसपास में। और यह विशिष्ट प्रकार की कृषि है जिसमें खट्टे फलों के उत्पादन पर विशेष बल दिया जाता है। खट्टे फल जैसे अंगूर हो गया, ये सब, तो ये सब अंगूर हो गया, मतलब और भी जो भी आपके खट्टे फल हो गए, जैतून हो गए, अंजीर हो गया, इन सभी के उत्पादन पर विशेष बल दिया जाता है। यहाँ शुष्क कृषि भी की जाती है, गर्मी के महीने में अंजीर, जैतून पैदा होते हैं। शीत ऋतु में जब यूरोप एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में फलों एवं सब्जियों की मांग होती है, तब इसी क्षेत्र से इसकी आपूर्ति की जाती है। और इस क्षेत्र के कई देशों में अच्छे किस्म के अंगूरों से उच्च गुणवत्ता वाली मदिरा शराब का उत्पादन किया जाता है। मतलब अंगूर से क्या किया गया, शराब का उत्पादन किया गया। तो भूमध्य सागरीय कृषि एक ऐसी कृषि है जिसमें जनरली खट्टे पदार्थों की खेती की जाती है, खट्टे पदार्थों की खेती की जाती है, जिसमें अंगूर ज्यादातर मात्रा में किया जाता है, क्योंकि उच्च गुणवत्ता वाली इससे मदिरा मतलब जो दारू होता है, शराब होता है, उसका उत्पादन किया जाता है। तो ये याद रखिएगा भूमध्य सागरीय कृषि। अब बताइए, तो देखिए, तो यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था, कहाँ गया, हाँ, निर्वाह कृषि में गहन निर्वहन कृषि याद हो गया ना, चावल प्रधान चावल रहित। आदिकालीन निर्वाह कृषि क्लियर हो गया। विस्तृत कृषि के बारे में पहले ही मैंने पढ़ा दिया। रोपण कृषि, मिश्रित कृषि क्लियर हो गया ना, इतना तो क्लियर हो गया। और भी टर्म्स एनसीईआरटी ने पढ़ाया, जैसे डेयरी कृषि के बारे में, भूमध्य सागरीय कृषि के बारे में आपके सिलेबस में था, तो डेयरी कृषि भी मैंने आपको पढ़ाया। रोपण कृषि तो सिलेबस में, मिश्रित कृषि, डेयरी कृषि भी मैंने पढ़ा दिया। भूमध्य सागरीय कृषि भी आपका क्लियर हो गया। एक और टर्म्स आता है कि बाजार के लिए सब्जी खेती एवं उद्यान कृषि, बहुत छोटा टर्म्स है।
तो ये इस प्रकार की कृषि में अधिक मुद्रा मिलने वाली फसलें जैसे सब्जियां, फल एवं पुष्प लगाए जाते हैं जिनकी मांग नगरीय क्षेत्रों में होती है। बाजार के लिए सब्जी खेती, मतलब बाजार में पहुंचाने के लिए वैसी खेती। तो कौन कौन सी खेती हो जाएगी? जनरल सब्जी उब्जी हो जाएगा, बाजार में यही सब ना बिकता है। इस कृषि में खेतों का आकार छोटा होता है और खेत यातायात के अच्छे साधनों द्वारा, मतलब अच्छा साधन, यातायात के साधन नहीं रहेगा तो फिर एक रात में, जैसे इसी के अंतर्गत ट्रक कृषि भी आता है, एक ट्रक कृषि भी अंतर्गत आता है। मतलब एक रात में क्या होता है, जैसे भिंडी टूटा तो इसको सुबह होते होते क्या करना है, बाजार में पहुंचा देना है। ठीक है, तो यातायात के साधन भी तो अच्छे होने चाहिए ना, तो ये याद रखिएगा। एक और इंपॉर्टेंट टर्म्स है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, बहुत, इससे प्रश्न पूछा गया है आपके एग्जामिनेशन में, और इसका सेकेंड लास्ट टॉपिक है आपका, इस चैप्टर का सेकेंड लास्ट टॉपिक चल रहा है, सहकारी कृषि और सामूहिक कृषि। ठीक है, दोनों का मतलब समझ लीजिए, अंतर के रूप में ही लाया हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सहकारी कृषि क्या होता है और सामूहिक कृषि क्या होता है। तो मेरे भाई, सहकारी कृषि और सामूहिक कृषि समझ लीजिए। सहकारी कृषि में कृषक स्वेच्छा से अपने संसाधनों का समाहित कर सहकारी संस्था बनाकर कृषि कार्य में संपन्न करते हैं। मतलब अपने से लोग क्या करते हैं, एक संस्थान में सहकारी कृषि लोग करते हैं। सामूहिक कृषि में क्या होता है, देखिए, सहकारी कृषि में कृषक स्वेच्छा से अपने संसाधनों का समाहित कर देते हैं और सहकारी संस्थान बनाकर कृषि कार्य संपन्न करते हैं। मतलब इसमें क्या होते हैं, फार्म, ये सब। सहकारी कृषि में व्यक्तिगत फार्म अक्षुण्ण रहते हैं, मतलब व्यक्तिगत फार्म नहीं रहता है। और सामूहिक कृषि में उत्पादन के साधनों का स्वामित्व संपूर्ण समाज एवं सामूहिक श्रम पर आधारित होता है। मतलब इसमें व्यक्ति अपने स्वेच्छा से किया, और इसमें क्या होता है, पूरा सामूहिक, समूह रूप है, नामे से पता चल रहा है। सामूहिक कृषि में कृषक अपने सभी संसाधनों को मिलाकर कृषि करते हैं, किंतु भूमि का छोटा सा हिस्सा अपने अधिकार में रख सकते हैं। मतलब भूमि का कुछ हिस्सा अपने अधिकार में रख लेता है, बाकी जो होता है, बाकी संसाधनों को मिलाकर, आपके यहाँ खाद नहीं है तो मेरे पास से ले लीजिए। मतलब समूह में, ग्रुप में मिलकर कार्य करते हैं। कैसे हम लोग पार्टी उटी करते हैं, तो चलो ठंडा तुम पिला दो, रोल हम खिला दे रहे हैं, है ना, तो ऐसा होता है ना। तो ये ध्यान रखिए। सहकारी कृषि, सहकारी समितियां कृषकों की सभी रूपों में सहायता करती है। मतलब एक समिति बनता है, उसी में लोग अपना क्या करते हैं, व्यक्तिगत देते हैं। सहकारी समितियां अपने उत्पादों के अनुकूल शर्तों पर बेचती है। डेनमार्क, नीदरलैंड, इन सब, बेल्जियम, स्वीडन, इटली आदि सब देशों में सहकारी कृषि सबसे ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा सहकारी कृषि कहाँ में सफल है, तो डेनमार्क में। प्रश्न पूछा है आपके एग्जाम में, ना पूछा है तो बोलिए। सामूहिक कृषि, सामूहिक कृषि में सरकार सभी तरह से नियंत्रण करती है, इसमें सरकार का भी नियंत्रण रहता है। सामूहिक कृषि में उत्पादन को सरकार ही निर्धारित मूल्य पर खरीदती है। रूस में सामूहिक कृषि का प्रचलन है। सामूहिक कृषि सबसे ज्यादा रूस में, याद रखिएगा। 1900 जब रूस में बेलशेविक क्रांति हुई थी तो उस टाइम भी ये जो सामूहिक कृषि था ये सब भी था। तो सहकारी कृषि और सामूहिक कृषि। एक और आपको टॉपिक बड़ा अच्छा पढ़ना है, इसमें मैं बता दूं आपको, खनन के बारे में पढ़ना है। कहाँ चले गए जी, अच्छा, खनन के बारे में आपको पढ़ना है। रुकिए, बैकग्राउंड इसका बदलता हूं। तो आपको इसमें खनन के बारे में पढ़ना है, मतलब माइनिंग जिसे कहते हैं। तो भली भांति आप परिचित है, खनन कहने से क्या मतलब होता है। खनन का मतलब होता है जमीन को खोदना, है ना। जमीन को खोद कर मतलब कुछ चीजों का जो निष्कर्षण होता है, मिलता है, खनन कहते हैं। तो बहुत छोटा सा टॉपिक है, खनन के क्या फायदे हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं, क्या कुछ होता है। चूंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो चुकी है, ज़्यादा समय हो चुका है, तो मैं जब इसका क्वेश्चन आंसर कराऊंगा तो मैं खनन टॉपिक पे बड़े अच्छे से आपको एक्सप्लेनेशन करूंगा। ठीक है, खनन टॉपिक पे एक क्वेश्चन मैं क्वेश्चन आंसर में आपके लिए रखता हूं। जब इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर अगले वीडियो में कराऊंगा तो खनन जो आपका टॉपिक है, माइनिंग जो आपका टॉपिक है, इस पर मैं आपको बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत ही आपका खनन आता है। देख लीजिए आप, देखिए, है ना, माइनिंग के बारे में बताया था ना मैंने। तो ये कहानी समझिएगा। तो बच्चे, अगर मैं आपको शुरू से बताऊं, एक बार रिवीजन मार ले, तो बताइए आपका ये सब क्लियर हो गया, पहला पीपीटी। दूसरा आपका ये भी क्लियर हो गया, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं। आपने प्राथमिक क्रियाओं के बारे में समझा, आखेटन, भोजन संग्रह, पशुचारण के बारे में समझा, चलवासी पशुचारण, वाणिज्य पशुधन पालन में आपने अंतर समझा। फिर उसके बाद आपने कृषि के बारे में पढ़ा। कृषि में आपने गहन निर्वहन कृषि के बारे में, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के बारे में पढ़ा, जिसमें गहन निर्वहन में आपने दो पढ़ा, चावल रहित और चावल प्रधान के बारे में। फिर उसके बाद आपने आदिकालीन निर्वाह कृषि के बारे में पढ़ा, ये भी आपका क्लियर हो गया। उसके बाद विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि में आपको जनरली विस्तृत कृषि के बारे में मैंने पढ़ाया। फिर उसके बाद आपको रोपण कृषि के बारे में, प्लांटेशन फार्मिंग के बारे में पढ़ाया गया। मिश्रित कृषि भी आपका क्लियर हो गया होगा, डेयरी कृषि भी आपका क्लियर हो गया होगा, भूमध्यसागरीय कृषि भी आपका क्लियर हो गया होगा।
और आपने बाजार के लिए सब्जी एवं उसके बाद सहकारी और सामूहिक कृषि भी आपको मैंने पढ़ा दिया। तो आई होप कि आपको ये सारे मतलब जितने भी टॉपिक मैंने पढ़ाए ये सब आपको समझ में आया होगा। तो मैं आपको बता दूं कि इसी के साथ आपका चैप्टर 5 की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। चैप्टर 5 की आप चैप्टर 4 अब हो गया है। चैप्टर 5 पढ़ाते पढ़ाते पहले चैप्टर 5 मैंने प्राथमिक क्रिया था तो आदत हो गया है। तो चैप्टर 4 की क्या हो जाएगी, हैप्पी एंडिंग हो गई। आप लोग क्या कीजिएगा, प्लेलिस्ट में वीडियो आ जाएगा, जो लोग देखे होंगे चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 जरूर देख लीजिएगा। सब चैप्टर को मैंने ऐसे ही अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके समझाया है, तो आप जरूर देखिए वीडियो को, समझने का प्रयास कीजिए क्योंकि सारे टर्म्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। क्लियर। तो ये चैप्टर की यहीं पे हैप्पी एंडिंग होती है दोस्तों। मिलेंगे हम लोग अपने अगले क्लास में। और हाँ, एक बार आप कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आपको क्लास कैसा लगा, आपको सारे टर्म समझ में आया नहीं, बिल्कुल आपको अपनी भाषा में मैंने समझाया नहीं, एक बार जरूर लिखिएगा। मेरी भी दिलेरी इच्छा होती है कि आप लोगों का रिव्यू जानूं, तब ना आकर अगले वीडियोज में और भी आपके लिए, जैसे मान लीजिए कोई टर्म्स आपको नहीं समझ में आएगा तो मैं उसका जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाऊंगा तो उसमें समझा दूंगा। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा को सहकारी या सामूहिक नहीं समझ आया, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, पढ़ा दिए तो बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, पढ़ा दे और ना समझ में आए, मैं भी आप ही की जगह से होकर गुजरा हूं, जिस जगह से आप अभी गुजर रहे हो, तो मुझे पता है ना कि किस प्रकार से कैसे पढ़ाना है ताकि आपको समझ में आए। ठीक ना। तो उम्मीद है कि पूरा आपको समझ में आया होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतने देर तक देखा। और हाँ, जो लोग कमेंट करेंगे तभी मुझे पता चलेगा कि आपने लास्ट तक वीडियो को देखा है। ठीक है, तो टेक केयर ऑल ऑफ यू, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।